हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीच टू लर्न। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कोलाश लॉ और इसकी एप्लीकेशंस के बारे में। उम्मीद है आप लोग को ये टॉपिक अच्छे से समझ आए। इस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। आइए हम शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। Colash law obtained very interesting pattern between the values of lambda naught for different strong electrolytes। इसका मतलब क्या है? कोलाश लॉ के जब हम वैल्यू फाइंड करेंगे डिफरेंट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की, जब हम वैल्यू फाइंड करेंगे लैम्डा नॉट मीन्स मोलर कंडक्टेंस एट इन्फानाइट डिल्यूशन, तो फिर क्या होगा? इन्फानाइट डिल्यूशन या फिर हम कह सकते हैं ज़ीरो कंसंट्रेशन। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग पैटर्न आएगा। और कोलाश है उसने क्या किया है? ऑब्ज़र्व किया है कि दैट द डिफरेंस ऑफ लैम्डा नॉट ऑफ डिफरेंट पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हैविंग अ कॉमन कटायन और अ कॉमन एनायन वाज ऑलमोस्ट सेम। इसका मतलब क्या है? उसने क्या किया है? ऑब्ज़र्व किया है जब डिफरेंट पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के जिनके सेम कटायन हो या फिर सेम एनायन हो, अगर हम उनका डिफरेंस करेंगे लैम्डा नॉट का, तो वो क्या आएगा? ऑलमोस्ट सेम आएगा। जैसे कि हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, द डिफरेंस बिटवीन मोलर कंडक्टेंस ऑफ के पॉजिटिव एंड एन ए पॉजिटिव, हम इन दोनों का डिफरेंस लेंगे मोलर कंडक्टेंस का, वो क्या आया है? 23.4 पर ओहम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल इरिस्पेक्टिव ऑफ द अनायन। अनायन को छोड़ के सिर्फ कटायन का ये आया है। तो उन्होंने क्या कहा था? ये जो इनका डिफरेंस है वो सभी पेयर्स में सेम होगा, बस शर्त क्या है कि जो अनायंस है वो क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। जैसे कि हमने यहाँ पे ले लिया KCl और NaCl, इनका डिफरेंस, तो यहाँ पे जो ClCl है क्या है? सेम है। इसका मतलब जो वैल्यू आ रही है मोलर कंडक्टेंस की वो K पॉजिटिव और Na पॉजिटिव की आ रही है, तो इनका डिफरेंस क्या आ गया? 23.4। सिमिलरली यहाँ भी K और Na लिया है और इनके साथ क्या है? NO3, तो इट मीन्स ये भी क्या है? सेम अनायन है। तो जो वैल्यू आएगी वो किसकी आएगी? K पॉजिटिव और Na पॉजिटिव, और इसका भी डिफरेंस क्या आया है? 23.4। सिमिलरली KBr और NaBr में भी यही है, क्योंकि यहाँ भी अनायन क्या है? सेम। तो उसने जो ऑब्ज़र्व किया वो क्या आई? वैल्यू सही आई कि इन सभी का डिफरेंस क्या है रहा है? सेम आ रहा है। जब अनायंस या फिर कटायंस उन दोनों में से क्या होने चाहिए? कोई एक चीज़ क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। तो देयरफॉर लैम्डा नॉट K पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट Na पॉजिटिव, इन दोनों का डिफरेंस क्या आया? 23.4 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, क्योंकि पर ओहम था तो इसे हम साइमन भी लिख सकते हैं। सिमिलरली हमने क्या किया? द डिफरेंस बिटवीन मोलर कंडक्टिविटी ऑफ क्लोराइड एंड नाइट्राइड, जब हमने क्लोराइड और नाइट्राइड के बीच में डिफरेंस चेक किया, पर क्या होनी चाहिए शर्त कि जो कटायंस है वो क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। यहाँ पे जो ये कटायंस हैं K पॉजिटिव, ये दोनों क्या हैं? सेम है। इसी कारण Cl नेगेटिव और NO3 नेगेटिव, उन दोनों का डिफरेंस क्या आ गया? 4.9। सिमिलरली सोडियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्राइड, इन दोनों में भी सोडियम क्या है? सेम है। कटायन सेम है, तो अनायन की जो वैल्यू आ गई वो हमारे पास आ गई माइनस में क्लोराइड और नाइट्राइड की। सिमिलरली यहाँ भी क्लोराइड और नाइट्राइड की वैल्यू आ गई, क्योंकि जो लिथियम है अनायन वो कटायन वो क्या है? सेम है। तो यहाँ भी हम देख सकते हैं जो वैल्यू आई है क्लोराइड और नाइट्राइड की वो क्या आई है? कांस्टेंट आई है। इससे उसने क्या कॉन्क्लूड किया कि दैट ईच आयन मेक्स डेफिनेट कॉन्ट्रीब्यूशन to the molar conductivity at infinite dilution irrespective of the other ions। इससे उसने क्या कंक्लूड किया कि जैसे यहाँ पे हम देख ही रहे हैं, यहाँ पे भी चाहे वो कटायन हो या फिर अनायन हो, दोनों क्या कर रहे हैं? पूरी की पूरी अपनी कंट्रीब्यूशन डाल रहे हैं
मोलर कंडक्टेंस इंक्रीज करने में जब इनफाइनाइट डिल्यूशन हो रही है। उन्हें दूसरे आयन से कोई मतलब नहीं है, वो अपनी पूरी की पूरी कंट्रीब्यूशन उसके अंदर डाल रहे हैं। इसी के कारण ही जो कोलॉश लॉ था उसने अपना एक पोस्टुलेट जारी किया। अब हम देखते हैं उसकी स्टेटमेंट थी क्या। कोलॉश लॉ ये क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसकी स्टेटमेंट है, इट स्टेट्स दैट एट इनफाइनाइट डिल्यूशन when the dissociation of electrolyte is complete, then each ion makes a definite contribution towards the molar conductance of the electrolytic solution irrespective of the ion with which it was associated। इसका मतलब क्या हुआ कि जब इनफाइनाइट डिल्यूशन हो जाएगी, मीन्स कंडक्टर में जब पूरी इनफाइनाइट पूरा इसके अच्छी तरह इनफाइनाइट डिल्यूशन है कि बहुत ही ज़्यादा डिल्यूशन है, बहुत ही वाटर है, तो फिर उस डिसोसिएशन में जो इलेक्ट्रोलाइट होंगे वो क्या हो जाएंगे, कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएंगे। कंप्लीटली डिसोसिएट, जब इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली डिसोसिएट होंगे तो ईच आयन, जो एवरी आयन्स होंगे वो क्या करेंगे, अपनी पूरी की पूरी कंट्रीब्यूशन डालेंगे मोलर कंडक्टेंस में ऑफ द इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। इस इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में पूरे के पूरे आयन्स अपनी पूरी कंट्रीब्यूशन डालेंगे मोलर कंडक्टेंस इंक्रीज करने के लिए, इरिस्पेक्टिव ऑफ द आयन विद विच इट वाज एसोसिएटेड। उन आयन्स के साथ भी जो वो आयन्स भी होंगे इस मोलर कंडक्टेंस को इंक्रीज करने में, जिनके कारण ये हुआ है। तो यहाँ पे भी अभी हमने इससे पहले जो देखा उसमें भी क्या था, कटायंस भी अपनी पूरी कंट्रीब्यूशन डाल रहे थे और अनायंस भी पूरी कंट्रीब्यूशन डाल रहे थे। तो कोलॉश लॉ इसी चीज़ को डिफाइन करता है, और इसके कारण जो हमने इससे पहली वीडियो में किया था कि इनफाइनाइट डिल्यूशन में वीक इलेक्ट्रोलाइट के पूरी वैल्यू, मतलब लैम्डा नॉट की वैल्यू हम नहीं निकाल पाते थे, पर इस कोलॉश लॉ के अकॉर्डिंग हम चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट हो या फिर चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो, दोनों के लिए हमारे पास मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू आ जाएगी इनफाइनाइट डिल्यूशन और ज़ीरो कंसंट्रेशन पे। तो ठीक है, जैसे हम मान लेते हैं AX और BY ये क्या है, एक इलेक्ट्रोलाइट है। जब ये वाटर में जाएगा तो पूरा डिसोसिएट हो जाएगा। X मॉलिक्यूल्स हैं A के, X मॉलिक्यूल्स A के हैं, तो जो B के नीचे Y है वो किसके ऊपर, ये चार्ज कहाँ चला जाएगा, A के ऊपर, मीन्स Y पॉजिटिव। और Y मॉलिक्यूल्स हैं B के, और ये जो X के नीचे है वो कहाँ चार्ज चला जाएगा, इस B के ऊपर, मीन्स -X। ये आ गया डिसोसिएट, इस तरह हो गए। अब ये डिसोसिएट तो हुए हैं, मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू कैसे निकलेगी, लैम्डा m नॉट किसकी हम निकाल रहे हैं, इस इलेक्ट्रोलाइट की। AX BY किसके इक्वल आया, X मॉलिक्यूल्स हैं A के, तो X बाहर आ गया, लैम्डा प्लस का है क्योंकि ये प्लस में डिसोसिएट हुआ है, प्लस नॉट A के ऊपर आ गया प्लस Y चार्ज, प्लस Y मॉलिक्यूल्स हैं B के, ये लैम्डा माइनस का है इसलिए माइनस नॉट, B के ऊपर क्या चार्ज आ गया, माइनस। तो इस तरह हम मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं वीक और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स दोनों के लिए। हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि NaCl के लिए जब ये डिसोसिएट हुआ Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव में, तो इसकी वैल्यू कैसे आएगी, लैम्डा m नॉट NaCl, 1 मॉलिक्यूल है Na का, तो 1 लैम्डा प्लस ऊपर नॉट Na पॉजिटिव प्लस 1 मॉलिक्यूल Cl नेगेटिव का है, तो ये भी आ गया, इसे ऐसे लिख लिया। फिर लैम्डा पॉजिटिव Na और लैम्डा नेगेटिव Cl नेगेटिव की वैल्यू से हम इसके मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं। सेकेंड एग्जांपल है BaCl2, जब वाटर में डिसोसिएट होगा तो ये वाला 2 कहाँ चला जाएगा, इस Ba के ऊपर, एक मॉलिक्यूल था तो Ba2 पॉजिटिव, और 2 मॉलिक्यूल हैं Cl के, तो इसके नीचे क्या है, 1 है, तो ये चार्ज कहाँ चला जाएगा, इस Cl के ऊपर। तो 2 मॉलिक्यूल्स है क्लोरीन के Cl, और इसके वाला चार्ज इधर चला गया, तो
2Cl नेगेटिव आ गया। तो हम उसे लिखेंगे कैसे, लैम्डा एम नॉट BaCl2। इसकी वैल्यू कैसे लिखेंगे, 1 मॉलिक्यूल था Ba का और इसके ऊपर चार्ज कितना है 2 पॉजिटिव, 2 मॉलिक्यूल है Cl का और चार्ज कितना है 1 नेगेटिव। सिमिलरली थर्ड एग्जांपल है K2SO4। K2 जब ये वाटर में डिसोसिएट होगा तो 2 मॉलिक्यूल्स K2 के पॉजिटिव आ जाएगा और एक मॉलिक्यूल है SO4 का और ये चार्ज कहाँ चला गया, इस SO4 के ऊपर, मीन्स 2 नेगेटिव। सिमिलरली इसे भी मोलर कंडक्टेंस को एट इन्फाइनाइट डिल्यूशन पे हम ऐसे लिख देंगे। फोर्थ एग्जांपल है Al2SO4 3, तो ये 3 Al2 के ऊपर चला जाएगा, 3 पॉजिटिव आ गया और ये 2 इस SO4 के ऊपर चला जाएगा, 2 नेगेटिव आ गया। 2 मॉलिक्यूल्स A के थे तो 2Al 3 पॉजिटिव, 3 मॉलिक्यूल SO4 के थे तो 3SO4 2 नेगेटिव। इसको भी हम इस तरह रिप्रेजेंट कर देंगे। फिफ्थ एग्जांपल है HCOOH की। ये जब वाटर में डिसोसिएट होगा तो HCOO नेगेटिव आ जाएगा प्लस H पॉजिटिव आ जाएगा। इसको भी हमने इस तरह रिप्रेजेंट कर लिया। अब हम बात करते हैं इसकी एप्लीकेशंस के बारे में। फर्स्ट एप्लीकेशन है, इट इज़ यूज्ड टू कैलकुलेट द molar conductance of weak electrolyte at infinite dilution which can't be calculated graphically। ये इसकी बहुत ही मेन एप्लीकेशन है क्योंकि इसी कारण कोहलर्स लॉ ने ये लॉ बनाया, क्योंकि हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की एट इन्फाइनाइट डिल्यूशन पे मोलर कंडक्टेंस नहीं फाइंड कर पाते थे, पर इस लॉ ने हमारी वो मुसीबत दूर कर दी और इसके कारण हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की इन्फाइनाइट डिल्यूशन पे भी मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट कर पाए, जो हम ग्राफिकली कैलकुलेट नहीं कर पाते थे। सेकंड क्या है, इट इज़ यूज्ड टू कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। इससे हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं, मींस कि जो इलेक्ट्रॉन जो आयंस है वो कितने डिसोसिएट हुए हैं सॉल्यूशन में, वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है अल्फ़ा, वो किसके इक्वल है लैम्डा MC बाय लैम्डा M नॉट के। लैम्डा MC का मतलब है कि मोलर कंडक्टेंस एट कंसंट्रेशन C एंड लैम्डा M नॉट का मोलर कंडक्टेंस एट 0 कंसंट्रेशन या फिर इन्फाइनाइट डिल्यूशन। थर्ड एप्लीकेशन है, इट इज़ यूज्ड टू कैलकुलेट द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। इससे हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट किसकी, वीक इलेक्ट्रोलाइट की। के क्या है यहाँ पे, डिसोसिएशन कांस्टेंट है, इज इक्वल टू C अल्फ़ा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फ़ा, और अल्फ़ा भी हमने पढ़ा कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वीक इलेक्ट्रोलाइट की, और C क्या है कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है। तो इससे हम डिसोसिएशन कांस्टेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। फोर्थ एंड लास्ट एप्लीकेशन है इसकी, इट इज़ यूज्ड टू कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। इससे हम इलेक्ट्रोलाइट की सॉल्युबिलिटी भी पता कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो ये फॉर्मूला है ये कहाँ से आया, हमने ये पढ़ा था लैम्डा M नॉट किसके इक्वल था, काप्पा इंटू 1000 बाय M, और जो मोलैरिटी थी वही क्या होती है, सॉल्युबिलिटी होती है। सॉल्युबिलिटी का मतलब कंसंट्रेशन होता है और मोलैरिटी भी क्या थी, कंसंट्रेशन ही थी, इसीलिए ये मोलैरिटी मीन सॉल्युबिलिटी कहाँ चली गई, ऊपर, और लैम्डा M नॉट कहाँ आ गया, नीचे। तो वहाँ से क्या बन गई ये वाली इक्वेशन। इट मीन्स इससे हम सॉल्युबिलिटी इलेक्ट्रोलाइट की भी इजीली पता कर सकते हैं। उम्मीद है आप लोग को ये वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।